तो दोस्तों आज का क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस क्लास में हम जो है कोशिका जीवन की मौलिक इकाई जो आपका चैप्टर है, इस चैप्टर से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर है उन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। इस क्लास को देखने के बाद आपका एक भी एनसीईआरटी का प्रश्न बचा नहीं रहेगा, कोई भी समस्या नहीं रहेगी कि माइक्रोकांडिया क्या है, गाल्जी बाई क्या है, डीएनए क्या है, राइबोसोम क्या है, कोशिका झिल्ली क्या है, किसने खोज किया, यूकैरियोटिक क्या है, प्रोकैरियोटिक क्या है, डीएनए कहाँ पाया जाता है, डीएनए की संरचना कैसी होती है, एक कोशिका क्या है, बहु कोशिका क्या है, इन सभी प्रश्नों पर, इन सभी टॉपिकों पर प्रश्न आपको मिलेंगे। वो प्रश्न मिलेंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा कि कोई चीज़ क्या है, कैसे बना हुआ है, किस रूप में बना हुआ है। इसलिए कहूँगा इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करते हुए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न जो हमारा 11वां प्रश्न है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर लिखिए। सबसे पहले ये सवाल होता है कि यूकैरियोटिक क्या होता है, प्रोकैरियोटिक क्या होता है, ये होता क्या है। देखिए दोस्तों, जैसे इंसान जो होता है, हम इंसान है ना, तो हम इंसानों को भी दो भागों में बांटा गया है। कैसा? महिला और पुरुष में बांटा गया। महिलाओं की अपनी अलग बॉडी संरचना होती है, पुरुषों की अपने अलग बॉडी संरचना होती है, उनकी दिनचर्या अलग होती है, पुरुषों की दिनचर्या अलग होती है, बहुत कुछ उनमें अंतर होता है, शारीरिक बनावट, अन्य चीज़ों को लेकर। ठीक उसी प्रकार जो कोशिका होता है, उस कोशिका को हमने भी दो भागों में बांटा है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ये लेडीज और जेंट्स की तरह नहीं है, लेकिन इसको भी हमने दो रूप में बांट दिया है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में। अब सवाल आता है ये प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है, यूकैरियोटिक कोशिका क्या है। देखिए दोस्तों, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, ये कोशिका को हम पुरानी कोशिका कहते हैं, पुरानी कोशिका कहते हैं। जैसे आप अपना फोन ले लो, आपका फोन कैसा है, आपका फोन है स्मार्टफोन, तो क्या एक बैग डायरेक्ट स्मार्टफोन बन गया क्या? नहीं, डायरेक्ट स्मार्टफोन नहीं बना। पहले एक ज़माने में वो फ़ोन हुआ करता था जहाँ पर अलग से बोलने के लिए माइक टाइप का होता था, फिर कान में लगाने के लिए अलग टाइप से माइक टाइप का होता था। वहाँ से धीरे 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 उसका विकास करते हुए आज एक तरह से स्मार्टफोन तक वो पहुँचा है। ठीक उसी प्रकार जो आपका कोशिका है, ये कोशिका का भी धीरे 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 समय के साथ विकास हुआ। जैसे इंसान ले लो, इंसान एक जमाने में बंदर था, बंदर से डायरेक्ट तो इंसान हुआ नहीं, धीरे 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 इंसानों का विकास हुआ ना। ठीक उसी प्रकार कोशिकाओं का भी धीरे धीरे समय के साथ विकास हुआ। तो एक कोशिका होती है प्रोकैरियोटिक, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, ये कोशिका बहुत ही पुरानी कोशिका है। बहुत ही पुरानी का मतलब हो गया, आप ये मान सकते हो कि 4 अरब से 3 से 4 अरब वर्ष पुरानी कोशिका है। यह कोशिका 3 से 4 अरब वर्ष पुरानी कोशिका है। इतनी पुरानी ये कोशिका है, इतनी पुरानी कोशिका है। और इतनी पुरानी कोशिका होने के बावजूद इस कोशिका का विकास पूरी तरह से नहीं हुआ। पूरी तरह से विकास नहीं हुआ का मतलब, ये आपका कोशिका होता है, ये आपको मालूम है। फिर कोशिका में आपको क्या देखने को मिलेगा? केंद्रक देखने को मिलेगा, आपको माइक्रोकांडिया देखने को मिलेगा, आपको गाल्जी तंत्र देखने को मिलेगा, आपको डीएनए देखने को मिलेगा और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो ये पुरानी कोशिका है और इसका विकास ठीक से नहीं हुआ। विकास ठीक से ना होने की वजह से इसमें आपको डीएनए अच्छे से नहीं, आपको ना इसमें नाभिक आपको नहीं देखने को मिलेगा। जो डीएनए रहेगा बहुत ज़्यादा उल्टा फुल्टा टेढ़ा मेढ़ा आपको डीएनए देखने को मिलेगा। इसमें माइक्रोकांडिया आपको नहीं मिलेगा। माइक्रोकांडिया क्या करता है? कोशिकाओं के लिए ऊर्जा बनाता है। जैसे आपका शरीर है, आप बोल रहे हो, आप खा रहे हो, पी रहे हो, दौड़ रहे हो, कोई काम कर रहे हो, तो शरीर को ऊर्जा मिलती है। तो ऊर्जा कहाँ से आती है? खाना जो लेते हो, जो पीते हो, जो खाते हो, उससे ऊर्जा मिलती है। और वो ऊर्जा किस रूप में होती है? हीमोग्लोबिन के रूप में, आपका ग्लूकोज के रूप में एक तरह से ऊर्जा होती है। तो आपका शरीर काम करता है। ठीक उसी प्रकार जो कोशिका है, उस कोशिका को अपने काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए, ताकत चाहिए। तो ताकत कौन बनाता है? वो ऊर्जा कौन बनाता है? वो ऊर्जा का निर्माण कौन करता है? उस ऊर्जा को निर्माण माइक्रोकांडिया करता है। और जो कि माइक्रोकांडिया है ही नहीं, उसमें जो है गाल्जी तंत्र है ही नहीं, उसमें क्या नाभिक है ही नहीं। तो ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, एक ऐसी कोशिका है जो बहुत पुरानी कोशिका है। प्रोकैरियोटिक कोशिका स्पष्ट रूप से नाभिक नहीं होता है और ये आनुवंशिक पदार्थों जैसे साइटोप्लाज्मा में बिखरा रहता है, जैसे बैक्टीरिया। तो प्रोकैरियोटिक में याद रखिएगा, प्रोकैरियोटिक क्या है? ये पुरानी कोशिका है, इसका विकास नहीं हुआ है, इसमें नाभिक स्पष्ट नहीं होता है, माइक्रोकांडिया नहीं होता है, गाल्जी तंत्र नहीं होता है, डीएनए इधर उधर होता है, उल्टा पुल्टा होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है। इस बात को याद रखिएगा। इसमें झिल्लीबंद अंगक अनुपस्थित होता है, इसमें झिल्लीबंद अंगक अनुपस्थित होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में स्पष्ट नाभिक और झिल्ली से घिरा होता है। और जो यूकैरियोटिक कोशिका होता है, ये विकसित कोशिका होता है, इसमें सारे अंग अच्छे से पाए जाते हैं। इसमें कोशिका भी होगा, इसमें केंद्रक, कोशिका के अंदर केंद्रक भी होगा, आपका डीएनए भी होगा, सब कुछ होगा। इस बात को याद रखिएगा। अगला देखिए, माइक्रोकांडिया गाल्जी तंत्र जैसे झिल्ली अंगक बंधक अंगक पाए जाते हैं। तो जो आपका यूकैरियोटिक होगा उसमें माइक्रोकांडिया भी पाया जाएगा,
गल्जी तंत्र भी पाया जाएगा और अंग भी पाए जाएंगे। प्रोकैरियोटिक आकार में छोटे और संरचना में सरल होते हैं। जितने भी प्रोकैरियोटिक होता है, जो पुरानी कोशिका होती हैं, जो प्रोकैरियोटिक होते हैं, वो आकार में बहुत छोटे होते हैं, बहुत ही सरल होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक आकार में बड़े और इसकी संरचना बहुत जटिल होती है। इनके शरीर में बहुत सारी संरचना पाई जाती है। उदाहरण के तौर पर प्रोकैरियोटिक के ले लें, ई कोलाइन ले लें, और यूकैरियोटिक तौर पर पादप जो जंतु कोशिका ले लें, तो प्रोकैरियोटिक में आप क्या ले लें, अमीबा को ले लें, ई कोलाई को ले लें, ई काई को ले लें, इस तरह की चीज़ों को, काई हो गया, फिर अमीबा हो गया, तो इस तरह के अंग हो गया। और यूकैरियोटिक में आप जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, गाय है, भैंस है, इंसान है, कुत्ता है, बिलार है, सियार है, आदमी है, ये सारे क्या हो जा रहे हैं, ये सारे यूकैरियोटिक में आते हैं। हम यूकैरियोटिक में आते हैं, अमीबा यूकैरियोटिक नहीं, प्रोकैरियोटिक में आता है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका की संरचना की तुलना कीजिए। अब यहाँ पर पादप कोशिका और जंतु कोशिका की संरचना बताना है कि पादप कोशिका में क्या अंतर होता है, जंतु कोशिका में क्या अंतर होता है। तो देखिए दोस्तों, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है। जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, उन पेड़ पौधों में कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति क्या करता है, जितने भी पेड़ होंगे, पौधे होंगे, घास होंगे, जड़ होंगे, झंखार होंगे, उनको एक तरह से मजबूती देता है, एक तरह से कठोरता देता है, जिससे वो खड़े रह पाए, वो गिरे ना, आंधी में ना गिरे, वो तूफान में हारी ना गिरे, एक तरह से उनको मजबूती देता है, जो सेलुलोज से बने होते हैं। और जो पादप कोशिका के जो कोशिका भित्ति होती है ना, वो सेलुलोज से बनी होती है। सेलुलोज एक प्रकार का प्रोटीन होता है, और इंसान जो होता है ना, सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकता। इंसान सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकता। सेलुलोज एक प्रकार का प्रोटीन होता है, और इसी प्रोटीन से क्या होता है, एक तरह से कोशिका भित्ति बने होते हैं। आप कह सकते हो ना, जितने भी पेड़ पौधे देखो, उसमें छाल होता है। छाल का कारण क्या होता है, पेड़ों को कठोरता देना, पेड़ों को मजबूती देना, सुरक्षा देना। जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। जंतु कोशिका में कोई भी कोशिका भित्ति नहीं होती है। पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। पादप कोशिका जो होता है ना, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, उन पेड़ पौधों की यदि पत्तियों को देखो ना, उस पत्तियों को फाड़ दो बीचों बीच में से, उसके बाद माइक्रोस्कोप से देखोगे तो छोटे छोटे ऐसे ऐसे आपको छिद्र देखने को मिलेंगे हरे रंग के, जिनको क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। ये क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, और इन्हीं की मदद से क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। इन क्लोरोप्लास्ट की मदद से क्या होता है, सूर्य की रोशनी ये सारे पत्तियां लेते हैं, और अपने जड़ों से क्या करते हैं, आप पानी को लेते हैं, और पत्तियों से क्या करते हैं, धूप लेते हैं, पत्तियों से क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और ग्लूकोज बनाते हैं। और जब ग्लूकोज बनता है ना, तो उसको बनते हुए हम एकदम डायरेक्ट नहीं दे सकते हैं। जैसे कैसा होता है कि अगर इंसान पानी पी रहा है, तो हम उसको बाहर से देख सकते हैं, अंदर से भी देखते हैं कि शरीर में पानी जा रहा है, क्योंकि साइंस इतना एडवांस हो गया है। लेकिन हम इसको नहीं देख सकते कि वो धूप ले रहा है, तो जड़ से पानी भी ले रहा है, फिर वो बना रहा है। एक हम कल्पना करते हैं कि वो धूप लिया, फिर अंदर से उसी वक्त क्या, जड़ से पानी लिया, फिर ग्लूकोज बनता है। और जब ग्लूकोज बनता है, तो उस ग्लूकोज का प्रयोग पेड़ पौधे करते हैं, और पेड़ पौधे उसी ग्लूकोज की मदद से क्या करते हैं, उनकी लंबाई बढ़ती है, उनमें पेड़ फल आते हैं, उसमें पौधे आते हैं, और क्या करता है, उनका एक तरीके से विकास होता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। और याद रखिए, जो ये पत्तियों में जो छिद्र पाए जाते हैं, जो क्लोरोप्लास्ट, ये जो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, इस क्लोरोप्लास्ट से कार्बन डाइऑक्साइड को भी एक तरह से छोड़ते हैं। छिद्र मतलब पत्तियों के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और ऑक्सीजन को इधर से वो निकालते हैं। इस बात को याद रखिएगा। जबकि जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट से ही प्रकाश संश्लेषण होता है। पादप कोशिका में एक बड़ा अंग राजधानी का पाया जाता है। देखिए, आप किसी भी पेड़ पौधे को काटोगे तो उसमें नमी आएगा, उसमें पानी निकलता है। तो सवाल होता है, पानी क्यों निकलता है? हम इंसान को कोई चोट लीजिए, किसी जानवर को लगे, हमारे शरीर से खून निकलता है, लेकिन किसी हरे बड़े पेड़ पौधे को काटोगे तो उसके अंदर हल्का सा पानी जैसे निकलेगा, कुछ नमी निकलेगा। लोग कहते हैं देखो लकड़ी बहुत गीला है, फिर बाद में उसको सुखाते हैं 2 दिन 4 दिन, फिर सूख जाता है। तो वो पानी टाइप का निकला कि नहीं निकला, उसमें नमी निकला कि नहीं निकला? क्यों? क्योंकि उसमें राजधानी होता है। तो राजधानी क्या होता है? वो जो राजधानी होता है, उसी में सारा ग्लूकोज होता है, उसी में सारा लवण होता है, उसी में सारा भोज्य पदार्थ का रस होता है, और उसी राजधानी का प्रयोग करता है पेड़ पौधे अपने पत्तियों के लिए, अपने फल को लाने के लिए, अपने शरीर को बढ़ाने के लिए, अपने विकास के लिए। जबकि जंतु कोशिका में कोई भी राजधानियाँ नहीं पाई जाती है। इस बात को याद रहे। जंतु कोशिका में सेंट्रियोल और लाइसोसोम अधिक विकसित होते हैं। जंतु कोशिका में सेंट्रियोल पाया जाता है, लाइसोसोम पाया जाता है, इस तरह की चीजें पाई जाती हैं। जबकि पादप कोशिका में कम या अनुपस्थित होता है। जबकि पादप कोशिका में लाइसोसोम कम या अनुपस्थित होगा, सेंट्रियोल भी कम और अनुपस्थित होगा। अब देखिए, लाइसोसोम क्या है? एक तरह से प्रोटीन का संश्लेषण करता है। प्रोटीन का एक तरह से संश्लेषण आमतौर पर करता है। प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन जो होता है हमारे शरीर की मरम्मत करता है। हमारा शरीर कहीं पर कट जाएगा, हमारा शरीर
कहीं पर कट जाएगा तो जल्दी तभी ठीक होगा जब हमारे शरीर में प्रोटीन बनेगा। हमारे शरीर में नए नए मांसपेशियां बनती है तो प्रोटीन की वजह से बनता है। जो नई कोशिकाओं का जन्म होता है प्रोटीन की वजह से बनता है। यदि हमारे शरीर में प्रोटीन नहीं होगा तो हम जल्द से जल्द बीमार पड़ेंगे, हमारा घाव नहीं ठीक होगा, हम जल्द से जल्द बीमार पड़ेंगे, हमारा शरीर बहुत दुबला पतला होगा, इस तरह की चीज़ें होंगी, नाखून हमारा कमजोर होगा, हमारा बाल झड़ेंगे। ये सभी कारण होते हैं प्रोटीन की कमी की वजह से। चलिए 13वां प्रश्न, कोशिका के प्रमुख अंगों के नाम और उनके कार्य लिखिए। जो कोशिका होता है उसके प्रमुख अंगों के नाम और उसके कार्य लिखिए। तो कोशिका में बहुत सारे प्रमुख अंग होते हैं, कौन कौन से होते हैं? जैसे नाभिक होता है, नाभिक में डीएनए पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है। डीएनए जो आनुवांशिक जानकारियों को रखता है, डीएनए का छोटा भाग जीन होता है। तो इस तरह के आनुवांशिक जानकारियों को होता है। बाद में जब कोशिका विभाजन को आप पढ़ते हैं, कोशिका विभाजन को पढ़ते हैं, तो बाद में जो डीएनए होता है एक तरह से गुणसूत्र में बनता है। डीएनए जीन जो होता है गुणसूत्र में बदलता है, फिर बाद में इसी से संतान की जन्म में वो गुणसूत्र का प्रयोग होता है। ठीक है, तो नाभिक का ये सब काम होता है। माइक्रोकांडिया क्या करता है? कोशिका के लिए ऊर्जा का निर्माण करता है। राइबोसोम प्रोटीन को बनाता है। एंडोप्लाज्मिक जो अंतर्द्रव्य जालिका ये क्या करता है? प्रोटीन और वसा का संश्लेषण करता है। गाल्जी तंत्र जो इसको आप बोल सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपका गोल्जी तंत्र आता है। इस तरह की चीज़ें का क्या ये क्या करता है? और प्रोटीन और वसा का क्या करता है? संश्लेषण करता है, उसको परिवहन करता है। ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है? गाल्जी तंत्र एक तरह से कर दिया। फिर लाइसोसोम हो गया, क्लोरोप्लास्ट पादपों पाया जाता है और राजधानी हो गया। ये प्रमुख क्या होते हैं? ये जो होते हैं कोशिका के अंग होते हैं। नाभिक कोशिका की खोज को नियंत्रित करता है और डीएनए रखता है। नाभिक क्या करता है? कोशिकाओं को नियंत्रित करता है, डीएनए की जानकारी रखता है। माइक्रोकांडिया ऊर्जा एटीपी का निर्माण एक तरीके से करता है। राइबोसोम क्या करता है? देखिए, राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करता है। संश्लेषण का मतलब जब दो या दो से अधिक चीजें मिलकर कोई तीसरी नई चीजें बनाती हैं तो वहां पर क्या होता है? उसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण, उसको बोलते हैं संश्लेषण होना। संश्लेषण में क्या होता है? जब दो से अधिक चीजें मिलकर कोई अगली चीज बनाए, कोई नई चीज बनाए तो संश्लेषण होता है। जैसे दाल चावल ले लो, खिचड़ी बना दिए तो संश्लेषण ही आपने किया। ठीक है, तो ये क्या करता है? राइबोसोम का संश्लेषण करता है, कोई नया रूप देता है जिससे शरीर हमारा उसका उपयोग कर सके। एंडोप्लाज्म अंतर्द्रव्य जालिका क्या करती है? परिवहन का कार्य करती है। गाल्जी तंत्र क्या करता है? प्रोटीन और वसा का क्या करता है? पैकेजिंग यानी संश्लेषण करता है। इस बात को याद रखिएगा। लाइसोसोम अवशिष्ट पदार्थों का पाचन करता है। लाइसोसोम क्या करता है? अवशिष्ट पदार्थों का पाचन करता है, यानी जो कोशिका मर गई, जो भाग सड़ गया, गल गया, खराब हो गया, अवशिष्ट पदार्थों का क्या करता है? पाचन करता है। और जो क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण करता है। राजधानी क्या करता है? जल और पोषक तत्वों का भंडारण करता है। जल और पोषक तत्वों का एक तरह से स्टोरेज करता है पादपों में। चलिए, क्लोरोप्लास्ट की संरचना एवं कार्य स्पष्ट कीजिए। क्लोरोप्लास्ट की संरचना एवं कार्य को स्पष्ट कीजिए। क्लोरोप्लास्ट पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाला हरा रंग वाला प्लास्टिड है। यानी ये जो होता है, पत्तियां जो होती है ना, उस पत्तियों को फाड़ोगे और माइक्रोस्कोप से देखोगे ना तो इस तरह से हरे हरे रंग के आपको संरचना दिखेंगे। यही क्लोरोप्लास्ट होता है। इसका काम क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण करना। इसी से क्या करते हैं? जितने भी पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, जो मैंने आपको बता चुका है, इसको जिसमें हरा वर्ण क्लोरोफिल पाया जाता है, यानी क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। इसकी बाहरी और आंतरिक दोहरी झिल्ली होती है। अंदर में थाइलोकाइड नामक चपटे थैले होते हैं जो ग्राना और संगठित रहते हैं, जो ग्राना में संगठित होते हैं। देखिए, ग्राना और स्टोमा भी दो प्रकार की चीजें होते हैं। ग्राना को स्टोमा द्वारा जोड़ा जाता है। ग्राना और स्टोमा में एक तरह से चीजों को जोड़ा जाता है जिससे प्रकाश संश्लेषण में मदद मिलता है। देखिए, स्टोमा में एंजाइम यानी डीएनए और राइबोसोम पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट का मुख्य कार्य होता है प्रकाश संश्लेषण करना, जिसमें प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा ग्लूकोज में बदलता है। जिसमें क्या करता है? ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये क्या करता है? जो रासायनिक ऊर्जा यानी जो सूर्य की धूप हो वो किस रूप में हो? वो प्रकाश ऊर्जा के रूप में होता है। तो उस प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में बदलने का काम करते हैं, ग्लूकोज के रूप में बदलने का करते हैं, जिससे हमारा जिससे पेड़ पौधे उसका प्रयोग करते हैं। यह ऑक्सीजन का निर्माण करता है और पादप के ऊर्जा चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निकालता है। और इससे ऑक्सीजन भी बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है, पेड़ पौधे अपना विकास इससे करते हैं। एंडोप्लाज्मिक जालिका क्या है? यानी अंतर्द्रव्य जालिका क्या है? अंतर्द्रव्य जालिका के प्रकार और कार्य लिखिए। यानी एंडोप्लाज्मिक जालिका दो प्रकार की होती है। एक खुदरी अंतर्द्रव्य जालिका होती है
दूसरा होती है मुलायम अंतर्द्रव जालिका, जो खुदरी होती है उसमें राइबोसोम पाए जाते हैं, इसलिए उसको खुदरी कहते हैं, और ठीक है होते हैं। और प्रोटीन ठीक है, तो जो खुदरी होती है उसमें राइबोसोम पाया जाता है, जो खुदरी नहीं होती उसमें राइबोसोम नहीं पाया जाता है। ये क्या करता है, ये प्रोटीन और प्रोटीन का संश्लेषण वो परिवहन करता है, यानी जो हमारे शरीर में प्रोटीन बनता है उसका पूरे कोशिका में उसको पहुंचाने का काम करता है, जिससे कोशिका के हर अंग हर भाग उसका प्रयोग कर सके, और एक तरह से क्या करता है, संश्लेषण करता है, नए रूप में करता है, मॉडिफाई इसको करता है। SER यानी चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका में, चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका में ये आपका जो स्मूथ जो चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका में राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं, यह वसा और हार्मोन का संश्लेषण करता है। ये क्या करता है, ये फैट का और हार्मोन का संश्लेषण करता है, उसको मॉडिफाई करता है, जिससे कोशिका उसका प्रयोग कर सके। इस बात को याद रखिएगा। चलिए, एंडोप्लाज्मिक जालिका कोशिका के भीतर पदार्थों का परिवहन करती है और नाभिक व कोशिका झिल्ली को जोड़ने में मदद करती है। इस बात को याद रखिएगा। ये कोशिका की आंतरिक संरचना को सहारा देती है और विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को स्थान प्रदान करती है। और ये क्या करती है, ये कोशिका की आंतरिक संरचना को सहारा देती है, विभिन्न रासायनिक क्रियाओं में स्थान प्रदान करती है। चलिए अगला प्रश्न 16वां, कोशिका सिद्धांत का इतिहास, मुख्य कथन एवं महत्व को स्पष्ट कीजिए। देखिए दोस्तों, कोशिका विभाजन का सिद्धांत जो है स्लाइडन एवं स्वान ने दिया था। कोशिका विभाजन का जो सिद्धांत है स्लाइडन और स्वान ने दिया था। स्लाइडन और स्वान के अनुसार जितने भी कोशिका होते हैं वो अपने पुरानी कोशिका से बनते हैं। जैसे आपकी एक कोशिका है, ठीक, छोटा कर देना, ये आपकी कोशिका है, तो कोशिका ना कुछ समय बाद ऐसी हो जाएगी, फिर कुछ समय बाद ये कोशिका ऐसी हो जाएगी, इसको हटा दें। कुछ समय बाद कोशिका जो है आपकी इस रूप में ऐसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी, और एक कुछ समय बाद कोशिका आपकी ऐसी हो जाए। तो एक कोशिका थी, बाद में तो ऐसी होगी, फिर ऐसी होगी, और इस तरह से एक कोशिका जो है ना दो भागों में बढ़कर दो अलग अलग कोशिका का निर्माण होते हैं। यानी कोशिका जो क्या होती है वो कोशिका बढ़ती रहती है, यानी एक कोशिका 2 बनेगी, 2 से 4 होगा, 4 से 8 होगा, इस तरह से ऐसी कोशिका बढ़ती रहती है। और ये इसी को कोशिका विभाजन का सिद्धांत बोलते हैं। और इसका सिद्धांत 2 वैज्ञानिकों ने दिया था, क्या, स्लाइडन और स्वान ने दिया था। मैथियास स्लाइडन ने 1838 में दिया था और 1839 में थियोडोर स्वान ने दिया था। इस बात को याद रखिएगा। स्लाइडन ने बताया था कि सभी पादप से बने हैं, स्लाइडन ने बताया था कि सभी पादप कोशिकाओं से बने हैं, जबकि स्वान ने कहा था कि सभी जंतु भी कोशिका से बने हुए हैं। यानी जो ये स्वान थे, इन्होंने कहा था जितने भी पेड़ पौधे होते हैं सब कोशिका से बने हुए हैं, और जो स्वान थे इन्होंने कहा था जितने भी जीव जंतु हैं ये कोशिका से बने हैं। बाद में 1855 में रुडोल्फ विर्चो ने सिद्धांत में जोड़ा कि नई कोशिकाएं केवल पूर्व विद्यमान कोशिकाओं से बनती हैं। यानी जो विर्चो यानी रुडोल्फ विर्चो थे, उन्होंने कोशिका विभाजन का एक तरह सिद्धांत दिया था। पहला दूसरा भाग इन दोनों ने दिया था, तीसरा भाग इन्होंने दिया था। इस बात को याद रखिएगा। मुख्य कथन, सभी जीव एक या एक से अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं। पहली बार, सभी जीव एक या एक से अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं। कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। इस बात को याद रखिएगा। तीसरी बात, नई कोशिकाओं पूर्व विद्यमान कोशिकाओं से उत्पन्न होते हैं, नई कोशिका पुरानी कोशिका के विभाजन से ही बनती है। महत्व, कोशिका सिद्धांत ने जीव विज्ञान में क्रांतिकारी परिवर्तन किया। और कोशिका सिद्धांत ने क्या किया, कोशिका विभाजन सिद्धांत ने जीव विज्ञान में क्रांतिकारी बदलाव किया। क्योंकि जब आप कोशिका विभाजन के सिद्धांत को पढ़ेंगे तो वहाँ पर DNA को पढ़ना पड़ता है, जीन को पढ़ना पड़ता है, गुणसूत्र को पढ़ना पड़ता है, इन सभी चीज़ों को पढ़ना पड़ता है कोशिका विभाजन सिद्धांत में, जिससे आगे चल के वंशानुगत जानकारी को भी पढ़ने में मदद मिली है। तो बहुत ज़्यादा इसका योगदान रहा विर्चो का, स्लाइडन का, स्वान का कोशिका विभाजन सिद्धांत में। इससे यह स्पष्ट किया कि जीवन का आधार कोशिका है और सभी जैव क्रियाएं कोशिका के स्तर पर होती हैं। इस सिद्धांत ने चिकित्सा, सूक्ष्म जीव विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी में शोध को दिशा दी। और इसने क्या किया था, चिकित्सा हुआ, सूक्ष्म जीव विज्ञान हुआ, प्रौद्योगिकी हुआ, और अन्य चीज़ों में शोध में उसने क्या किया, मदद की। एक बात और याद रखें, सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक जो है रॉबर्ट हुक को माना जाता है। इस बात को याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, कोशिका झिल्ली की संरचना को फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल के आधार पर समझाइए। यानी कोशिका जो झिल्ली है, या आपका कोशिका है, इसकी बाहर जो एक परत होती है जिसको हम कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं, इसको जो है फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल के आधार पर समझाइए। तो सबसे पहले आते हैं कि फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल क्या है।
फ्यूज मोजाइक मॉडल सन 1972 में सिंगर और निकोलस ने प्रस्तुत किया था। सीगर और निकोलस ने प्रस्तुत किया था, जो बहुत महान वैज्ञानिक थे। यह निकोलस टेस्ला नहीं है, निकोलस नाम के एक वैज्ञानिक है, यह अलग वैज्ञानिक है, ठीक है। इस मॉडल के अनुसार कोशिका झिल्ली मुख्यतः लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। फास्फोलिपिड यानी प्रोटीन अणुओं से बनी होती है। मैं क्या करना चाहता हूँ, देखिए यह आपका कोशिका है, इसकी बाहर एक संरचना होती है। जैसे आपका शरीर होता है ना, तो शरीर के बाहर क्या होता है, चमड़ी होता है। ठीक उसी प्रकार कोशिका के बाहर एक संरचना होती है जिसको कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं। दोनों में से कोई भी नाम प्रयोग कर सकते हैं, या तो कोशिका झिल्ली बोलो या प्लाज्मा झिल्ली बोलो, बात एक ही है। ठीक, तो ठीक है, तो उसकी संरचना को फ्लूइड मोजाइक मॉडल के आधार पर बताना है। अब ये फ्लूइड मोजाइक मॉडल क्या है? फ्लूइड मोजाइक मॉडल जो है, दो वैज्ञानिक थे, एक का नाम था सीगर, दूसरे का नाम था निकोलस। इन्होंने 1972 में दिया था, आज से 50 साल पहले। इनका कहना यह है कि ये जो कोशिका झिल्ली होती है, ये जो होता है लिपिड और प्रोटीन के अणुओं से बना होता है। तो लिपिड और प्रोटीन एक तरह का आपका हार्मोन्स कर लो, नहीं, लिपिड और प्रोटीन से एक तरह से बना होता है, अणुओं से बनी होती है। ठीक है, तो जो आपका लिपिड के जलहीन सिर बाहर की ओर होता है और जल विकर्षी पूछ अंदर की ओर होती रहती है। इस तरह के ये छोड़ दिए। ठीक है, प्रोटीन अणु लिपिड को मोजाइक के रूप में बिखरे रहते हैं और कुछ सतह पर लिपिड में धंसे हुए रहते हैं। उनका कहना यह है कि आपका जो कोशिका झिल्ली होता है, ये आपका साइड से क्या होता है, लिपिड होता है, और इसके अंदर क्या प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, ये लिपिड हो गया, अब प्रोटीन हो गया इसके अंदर पाया। और ये क्या करता है, एक तरह से सुरक्षा देने का काम करता है। और ये एक तरह से अर्धपारगम झिल्ली होती है, जो चीज़ों को चयन करके इसके अंदर भेजती है, क्या चीज़ कोशिका के अंदर जाए, क्या चीज़ कोशिका के अंदर ना जाए, ताकि कोशिका को नुकसान ना पहुंचे। इस बात को याद रखिएगा। पादप कोशिका के सभी अंगों का विस्तृत वर्णन कीजिए। अब देखिए, पादप अंग को पढ़ना है, यानी पादप कोशिका के सभी अंगों का विस्तृत वर्णन कीजिए। पादप कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है? पादप कोशिका के अंदर निम्नलिखित अंग पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है? कोशिका भित्ति पाया जाता है, जो सेलुलोज से बनी होती है, जो कठोर परत होती है, जो आकार और सुरक्षा देती है। प्लाज्मा झिल्ली होता है, जो अर्धपारगम झिल्ली होती है, जो पदार्थों को आवागमन में नियंत्रित करती है। फिर नाभिक होता है, जो पूरे कोशिका को नियंत्रित करता है। इसी में डीएनए पाया जाता है, जो कोशिका की क्रियाओं को नियंत्रित करती है। माइक्रोकांडिया पाया जाता है, जो एक तरह से ऊर्जा का निर्माण करता है। क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण होता है, ऑक्सीजन इसी से बनता है। कार्बन डाई इसी को इससे कम होता है। फल फूल इसी से आते हैं, क्योंकि ऊर्जा मिलेगा तो ये तो पेड़ पौधे फल फूल देंगे। एंडोप्लाज्मिक जालिका होती है, जो पदार्थों का परिवहन करता है, जो प्रोटीन का संश्लेषण करता है, अन्य चीजें। और जो चिकनी जो होगी वो क्या करता है, वो वसा का संशोधन करता है, संश्लेषण करता है। और जो खुदरी होती है वो प्रोटीन का संश्लेषण एक तरीके से करता है। अगला देखिए, गाल्जी तंत्र होता है, जो प्रोटीन और वसा को संशोधन करता है और उसका पैकेजिंग करता है। गाल्जी तंत्र वसा यानी जो फैट होता है, प्रोटीन होता है, उसको इकट्ठा करता है, स्टोरेज करने का काम करता है। जैसे आप खाना खाते तो पेट में जाता है और पहले रुकता है, डायरेक्ट नहीं कि पाँव में चला गया, सर में चला गया। ठीक है, तो ऐसा ये भी गाल्जी तंत्र करता है। फिलाइसोसोम हो गया, जो अवशिष्ट पदार्थों का पाचन करता है। जैसे आपका शरीर में होता है ना कि कोई पर कहीं जल गया, कहीं फोड़ा हो गया, कहीं फुंसी हो गया, कहीं कोई पदार्थ खराब हो गया, तो उसका पाचन करता है, उसको हटाने काम करता है। अगर ये लाइसोसोम क्या करे, पाचन ना करे, तो आपके शरीर में कैंसर हो जाएगा और तमाम तरह की बीमारियां हो जाएंगी। ठीक है, इसलिए एक तरह से साफ सफाई करने का काम करता है। राजधानी क्या करता है? राजधानी जो होता है, जल हो गया, जो पोषक तत्व हो गया, वो लिक्विड के रूप में रखता है। इसलिए पेड़ पौधे को जब काटा ना, तो उसमें देखो क्या करता है, तरल पदार्थ निकलता है। तो उस तरल पदार्थ में सारी उनकी ऊर्जा रहती है, उसमें उनका पोषण तत्व, अन्य चीजें रहते हैं। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का संश्लेषण करता है, इस रूप में करता है कि शरीर कोशिका क्या करे, उसका उपयोग कर सके। तो इन अंगों के सामूहिक कार्यों को पादप कोशिका को जीवन के क्रियाएं संपन्न होती है। संक्षिप्त में लिखने के लिए दे तो आप ऐसा संक्षिप्त में लिख सकते हैं। आइए, माइक्रोकांडिया की संरचना, कार्य और उसकी विशेषताएं लिखिए। माइक्रोकांडिया दोहरी झिल्ली से घिरी होती है। बाहरी झिल्ली चिकनी झिल्ली होती है, जबकि आंतरिक झिल्ली में क्रिस्टे नामक तह होती है, जो सतह क्षेत्र से बढ़ाती है। ठीक है, तो माइक्रोकांडिया दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। एक आंतरिक झिल्ली, एक बाहरी झिल्ली घिरा होता है। ठीक है, बाहरी झिल्ली चिकनी होती है, आंतरिक झिल्ली क्रिस्टे नामक तह होती है। आंतरिक भाग को मैट्रिक्स कहते हैं, जिसे डीएनए, राइबोसोम और एंजाइम होते हैं।
तो आंतरिक भाग को कौन, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कहते हैं, जिसमें डीएनए होता है, राइबोसोम होता है, एंजाइम होता है। देखिए दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रियम जो डीएनए होता है उसको mtDNA बोलते हैं। आपका डीएनए तो केंद्रक में पाया था, लेकिन एक डीएनए आपका किसमें पाया था, माइटोकॉन्ड्रियम पाया, जिसको mtDNA कहते हैं। या mtDNA अलग डीएनए होता है, ठीक है। कार्य, माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज का ऑक्सीकरण द्वारा एटीपी का निर्माण करता है, जिससे कोशिका के रूप में ऊर्जा का निर्माण, जिससे कोशिका से ऊर्जा, जिससे कोशिका ऊर्जा के रूप में उपयोग करती है। यह चयापन और कोशिका शोषण का मुख्य केंद्र होता है, इस बात को याद रखिएगा। विशेषताएं, इसमें अपना डीएनए और राइबोसोम होते हैं, जिससे यह स्वायत्त रूप से कुछ प्रोटीन बना सकता है और विभाजित हो सकता है। यही कारण है कि कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, इस बात को याद रखिएगा। तो मुख्य रूप से क्या करता है, उसमें कुछ डीएनए होता है, ऊर्जा का निर्माण करता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है। अब चलिए 20वां प्रश्न है, जो आपका अंतिम प्रश्न है। एक कोशिका का सुव्यवस्थित आरेख बनाइए और उसके अंगों के नाम व कार्य को स्पष्ट रखिए। तो एक कोशिका का क्या, आपको जो ये आरेख एक चित्र बनाना है, उसके बाद उसमें क्या उसके कार्य को जो कि मैंने पहले बता दिया, तो आप इसको जो पढ़ लीजिएगा। परीक्षा में पादप जंतु और कोशिका का साफ सुथरा चित्र बनाए, जिसमें नाभिक, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक जालिका, गाल्गी तंत्र, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, राजधानी कोशिका झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया, भित्ति आदि का संकेत करें, ठीक है। अंग व कार्य, नाभिक का नियंत्रण क्यों होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या होता है, निर्माण, एटीपी का निर्माण हुआ, क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण मदद एक तरह से कर दिया। क्लोरोप्लास्ट ये अलग हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया इतना ही है, फिर उसके बाद क्लोरोप्लास्ट आ गया, प्रकाश संश्लेषण में मदद कर दिया। फिर गाल्गी तंत्र आ गया, पैकेजिंग व श्रावण में कर दिया। लाइसोसोम अवशिष्ट पदार्थों का पाचन कर दिया, फिर लाइसोसोम अवशिष्ट पदार्थ का पाचन हो गया। राजधानी का काम हो गया संग्रहण करना, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली सुरक्षा और आवागमन को नियंत्रित करता है। इसी प्रकार सभी अंग मिलाकर कोशिका की जीवन क्रियाएं संपन्न करती हैं। तो इसको इस रूप में आप रख दीजिएगा, इसमें कुछ खास समझाना नहीं है, मैं 2-3 बार इसको समझा चुका हूँ, वही चीज़ रिपीट होकर आया, बस प्रश्न का तरीका इसमें बदल दिया गया है, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा, यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।